नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं के भूगोल विषय का अध्याय 3 लेकर के आया हूं, जनसंख्या संगठन। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आता है जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, जनसंख्या संगठन क्या है। तो इसकी बात करें तो किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे उनकी बात करें तो अलग प्रकार की आयु के, कुछ युवा हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। उसी तरह से लिंग की बात करें, महिला, पुरुष, लड़के या लड़कियां, तथा उनके निवास स्थान की बात करें तो जैसे नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। अब बात करते हैं लिंग संगठन की। हमारी जनसंख्या में जो लिंग संगठन की बात की, जैसे महिला, पुरुष या लड़के और लड़कियां, तो उसकी बात करते हैं कि लिंग संगठन क्या है, लिंग संगठन किसे कहते हैं, इसे कैसे निकाला जाता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंगानुपात या लिंग अनुपात कहते हैं। स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है, जैसे पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुना 1000। अब यहां हम इसकी बात करें तो इसका अर्थ यह है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। इसका सूत्र अलग है। हमारे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है और उसके लिए सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। और इसका अर्थ है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में 1000 पुरुषों पर मान लीजिए 978 स्त्रियां हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि भारत का लिंगानुपात कितना हो गया, 978 ये हो गया। और इसको हम कह सकते हैं कि भाई 1000 लोगों पर कितनी स्त्रियां हैं। अब बात करते हैं कि लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र का है या अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग पाया जाता है। कहीं लिंगानुपात अधिक है, कहीं लिंगानुपात कम है, तो वो उस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर ये पाया जाता है। तो लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन देशों में या जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वह लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जैसे इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रथा प्रचलित होती है। या फिर यहाँ पर हम बात करें, स्त्रियों की दशा दयनीय होती है और जिस कारण से उन क्षेत्रों में स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। उनके ऊपर अनेक प्रकार की घरेलू हिंसा या अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिस कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है। और सामाजिक आर्थिक स्तर जिन क्षेत्रों में निम्न होगा, वहां का लिंगानुपात भी निम्न होगा। अब कुछ विश्व के आंकड़े देखते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। और अब बात करते हैं उच्चतम और निम्नतम की। तो विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लैत्विया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां बन जाता है कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस क्षेत्र का है, किस देश का है। तो उसकी बात करें हम, लातविया का है। और ये कई बार मैप में या मानचित्र में इसको पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है उसमें कि विश्व के मानचित्र पर विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र दर्शाइए। तो हम बात करेंगे लैत्विया या लातविया भी इसको बोल देते हैं। तो उसके बाद है विश्व में निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। और यहां पर जो लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। मतलब 139 देश हैं, उनमें स्त्रियों की संख्या सही है, ठीक है, उनके अनुकूल है। जबकि 72 देश हैं, उनके अंदर स्त्रियों की संख्या प्रतिकूल है। अब बात करें एशिया की, तो एशिया में लिंगानुपात निम्न है। जैसे चीन, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंगानुपात निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है। यूरोप में अनेक देशों में पुरुषों की कमी है व स्त्रियों की संख्या या स्त्रियों की स्थिति बेहतर दर्शाती है तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण यह स्थिति
हुई है। इसका कारण क्या है? जैसे हम बात करें कि यहाँ इन्होंने बता दिया कि यूरोप और जो दूसरे देश हैं जैसे रूस है, उन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या कम, स्त्रियों की संख्या अधिक है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? हम पीछे जाकर के देखें भूतकाल में, तो इन क्षेत्रों से पुरुषों का बहुत अधिक उत्प्रवास हुआ, जिस कारण से वो लोग उस क्षेत्र से निकल करके दूसरे स्थानों पर, चाहे रोजगार हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई भी दूसरे कारण हो, जिन कारण से वो उस क्षेत्रों से चले गए, और इस वजह से इन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या कम और स्त्रियों की संख्या अधिक रह गई। अब बात करते हैं आयु संरचना। नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना, यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है कि आयु संरचना किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार की आयु संरचना है, उनके बारे में एक नोट लिखिए, उनको संक्षेप से बताइए। तो यहाँ आयु संरचना की बात करें तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे हम देखें तो हम भी अपने अनुसार से हम कह सकते हैं कि ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये बुजुर्ग हैं। तो उसी तरह से इनको आयु के अनुसार से उन्होंने प्रदर्शित कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से हम बात करें तो 15 से 59 आयु वर्ग के बीच, 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार विशाल कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। कार्यशील जनसंख्या अर्थात वो जनसंख्या जो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी अनुसार से या किसी भी कारण से कमाने का कार्य करते हैं, जो कार्यशील हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, कमाते अपने लिए और देश के लिए। और उसके बाद दूसरी बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के जो लोग हैं उनको वर्ग जनसंख्या में माना जाता है, या उनको वो जो लोग हैं वो वर्ग जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है। यदि 15 से 59 या युवा जनसंख्या अधिक है तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि उस प्रदेश में जन्म दर क्या है? ऊंची पाई जाती है। अगली बात करें, अब जो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन बताए आयुलिंग पिरामिड किसे कहते हैं, या विभिन्न प्रकार के आयुलिंग पिरामिड हैं उनके बारे में संक्षेप बताइए, उनका विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम आयुलिंग पिरामिड की बात करते हैं। जनसंख्या की आयुलिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से। देखिए आयुलिंग पिरामिड में मुख्य रूप से दो बातों पर जोर दिया जाता है। एक तो पुरुषों की या उस आयु वर्ग की संख्या, उम्र या उनकी हम बात करें आयु क्या है, और दूसरी तरफ स्त्री और पुरुषों का अनुपात। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या की आयुलिंग संरचना, इसका मतलब क्या है कि उस जनसंख्या में स्त्री और पुरुष किस तरह से और कितनी कितनी उम्र में उनका कितना प्रतिशत है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। यहाँ जो आकृति की बात करें तो आकृति उसकी जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। मुख्य रूप से हम बात करें तो आयुलिंग पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं ये जो तीनों प्रकार के आयुलिंग पिरामिड है वो एक तरह से हमने जो जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाएं की थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, कहीं न कहीं उन्हीं के जैसे हैं या उन्हीं को प्रदर्शित करते हैं। और अब हम बात करें आयुलिंग पिरामिड कौन से होते हैं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। विस्तारित होती जनसंख्या, या फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अल्प विकसित देश है उनका आयुलिंग पिरामिड। स्थिर जनसंख्या, यहाँ हम ये कह सकते हैं जो देश ना तो विकासशील है और ना ही विकसित हो पाए हैं, लेकिन विकासशील से ऊपर और विकसित से नीचे वाले क्षेत्र उनकी अवस्था। और तीसरी ह्रासमान जनसंख्या, और ह्रासमान जनसंख्या उन देशों की होती है या उन स्थानों की होती है जो विकसित हो चुके हैं, जो टेक्निकली रूप से या प्रौद्योगिक रूप से विकास कर चुके हैं, विकसित अवस्था में आ चुके हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। जो पहला है हमारा विस्तारित होती जनसंख्या। नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड जैसा कि आप देख सकते हैं विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। जैसे हम इस पिरामिड में देखें तो विस्तृत आकार का है और उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। लेकिन ये चीज समझने से पहले हम एक बार इस चित्र को देखें तो मुख्य रूप से हम बात करें तो इस चित्र में जैसे हमने पहले किया था कि बाईं तरफ पुरुष तथा दाईं तरफ स्त्रियों को दर्शाया जाता है। ये जो हिस्सा दिखा रखा है इस हिस्से में आयु वर्ग है। जैसे हम बात करें 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 और ऊपर 85 प्लस ये उनकी उम्र है, उम्र के अनुसार से। और नीचे वाला दिखा रखा है जनसंख्या में कुल प्रतिशत या कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है। तो अब इसकी बात करते हैं। जो नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड जैसा कि आप देख सकते हैं विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। इस पिरामिड में
उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। जैसे उच्च जन्म दर होने की वजह से हम यहाँ नीचे देखें, इन क्षेत्रों में यदि देखें तो निम्न आयु वर्ग जैसे 0 से 4 या 5 से 9, ये जनसंख्या दोनों तरफ बहुत अधिक है, पुरुष भी और महिलाएं भी, या लड़के भी और लड़कियां भी। तो उच्च जन्म दर को प्रदर्शित करता है। और इस तरह का यदि आयुलिंग पिरामिड बनाना पड़े तो हम देखें बांग्लादेश, मैक्सिको, या फिर ये कह सकते हैं जो अल्प विकसित देश हैं उन देशों का आयुलिंग पिरामिड इसी प्रकार का बनेगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने 1 नंबर के, तो उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिभुजाकार पिरामिड किस प्रकार के देशों का पाया जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं अल्प विकसित देश, या फिर इसको घुमा करके दूसरी तरफ कह सकते हैं कि अल्प विकसित देशों का आयुलिंग पिरामिड कैसा होता है, जिसमें हम कहते हैं त्रिभुजाकार। और हमने पहले पढ़ा था कि उसकी जो आकृति है वो उस जनसंख्या की विशेषता को प्रदर्शित करती है। तो हम यहां बात करें त्रिभुजाकार की, तो इसका अर्थ क्या है कि इसकी उच्च जन्म दर होगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, दूसरा नंबर 2 पर है स्थिर जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। ये देखिए, इसका आकार घंटी के जैसा है। जो ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड है उसका आकार घंटी के जैसा है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है। यह आयुलिंग पिरामिड यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। या फिर हम कह सकते हैं कि घंटी के आकार के आयुलिंग पिरामिड की विशेषता क्या है? तो इसकी जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, और जन्म दर और मृत्यु दर समान होने की वजह से यहाँ की जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं कि घंटी के आकार का किसी देश का नाम, किसी ऐसे देश का नाम बताइए जिसका आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का, तो हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। या फिर ये कह सकते हैं कि घंटी के आकार का जो आयुलिंग पिरामिड है उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता की बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान होती हैं और इसकी जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। अब जो तीसरे की बात करें, नंबर 3 के ऊपर है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या की बात करें तो जैसे जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष, ये देखिए नीचे से संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाला आयुलिंग पिरामिड है इसके अंदर जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी बिल्कुल निम्न है, जिस वजह से इन देशों की वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। इसकी वृद्धि है वो शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, या फिर जनसंख्या वृद्धि या तो घट जाती है या फिर ना के बराबर होती है। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे क्वेश्चन पहला पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि वो उस आयुलिंग पिरामिड को की आकृति बताइए जिसमें जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। तो इसकी बात करें तो इसमें जो आंसर बनेगा वो है संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष। या फिर पूछ सकते हैं कि किसी ऐसे देश का नाम बताइए जिसका आयुलिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष का है, या जिसकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है। तो हम बात करेंगे जापान। या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं उनका लगभग इसी प्रकार का आयुलिंग पिरामिड पाया जाता है। अब हम दूसरे जो पहलू हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमने प्रवास की बात की थी, प्रवास के आधार पर, तो प्रवास के अनुसार से हम देखते हैं तो हमारे जो विश्व के जितने भी देश हैं, भारत की बात करें तो उन क्षेत्रों में ग्रामीण और नगरीय संगठन पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जो बहुत सी जनसंख्या गाँवों में रहती है और बहुत सी जनसंख्या शहरों में रहती है, नगरों में रहती है। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है, उनके रहने के आधार पर। जो लोग गाँव में रहते हैं वो ग्रामीण जनसंख्या और जो नगरों में रहती है वो नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। आजीविका और सामाजिक दशाएं, जैसे आजीविका की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का कार्य किया जाता है या प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, और शहरों में या नगरीय क्षेत्रों में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप किए जाते हैं। और सामाजिक दशाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में लोगों को अपने काम से फुर्सत ही नहीं होती और वो एक दूसरे को इतना अधिक समय नहीं दे पाते और अपने वही ऑफिस का काम, सुबह जाना शाम को आना, और इस तरह से उनका सामाजिक जीवन रहता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयुलिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। उन क्षेत्रों पे अलग, जैसे जनसंख्या घनत्व की बात करें, बहुत अधिक जो शहर है जैसे मेट्रो सिटी है वो ज़्यादा विकसित हो गया तो उसमें जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होगा। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उसी तरह से हम गाँव की बात करें तो गाँव में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है।
नेक्स्ट है सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, ये होता है वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। अर्थात जो द्वितीय तृतीय उद्योग हो गए, सेवाएं हो गई या चतुर्थ क्रियाकलाप हो गए, उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पश्चिमी देशों में, विश्व की बात करें कि विश्व में नगरीय और ग्रामीण संगठन, जनसंख्या का संगठन कैसे है, कौन से क्षेत्रों में नगरों में अधिक जनसंख्या और कौन से क्षेत्रों में ग्रामीणों में अधिक जनसंख्या, तो उसकी बात करें तो पश्चिमी देशों में यहाँ फिर वही बात घूम फिर करके वही आ जाती है स्त्री और पुरुष के संगठन पे कि भाई ग्रामीण स्त्रियां गांवों में अधिक रहती है या शहरों में अधिक रहती हैं। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। पश्चिमी देश है उनमें गांवों में पुरुष अधिक रह रहे हैं। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इन विकसित देशों में कृषि अत्यधिक मशीनीकृत है। सारा काम वो देश विकसित हो चुके हैं और उनकी जो कृषि है वो पूरी मशीनों द्वारा की जाती है, और ये सारी मशीनें पुरुष चलाते हैं। इस वजह से ये जो कार्य है ये पुरुष प्रधान व्यवसाय है, जिसके कारण से उन क्षेत्रों में पुरुष अधिक रहते हैं। और इसके विपरीत नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जो स्त्रियां हैं उनको रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण महिलाएं इन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। अब बात करें यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है। ये वही बात है जो हमने पहले भी किया था कि उन क्षेत्रों में नगरों में महिलाओं की संख्या अधिक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम देखें अपने भारत की बात करें तो भारत में इसका उल्टा है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक है, क्योंकि भारत में जो कृषि का कार्य है वो आज भी परंपरागत तरीके से है, आज भी इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया है, जिसके अंदर शरीर के द्वारा अधिक मेहनत की जाती है, और अधिक मेहनत करने की वजह से इन क्षेत्रों में महिलाएं कृषि में अधिक सक्रियता निभाती हैं, और कृषि का कार्य महिलाओं द्वारा अधिक होने की वजह से महिलाएं इन क्षेत्रों में गांवों में अधिक पाई जाती है। इसका दूसरा एक और कारण भी है कि इन नगरों में या नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं उनको रोजगार के अवसर कम प्राप्त होते हैं, उनके रहन सहन की उच्च लागत होती है, आवास की कमी होती है, और महिलाओं को सुरक्षा की कमी महसूस होती है, जिस वजह से उन नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं कम पाई जाती हैं। नेक्स्ट की बात करें हम साक्षरता कि साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि साक्षर व्यक्ति की परिभाषा बताइए, आप किसे साक्षर कहोगे। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। सामाजिक आर्थिक विकास का इसका अर्थ क्या है कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश की जनसंख्या में जितने अधिक साक्षर होंगे या उसकी साक्षरता दर जितनी अधिक होगी वो क्षेत्र उतना अधिक सामाजिक और आर्थिक विकास करेगा, क्योंकि इससे रहन सहन का स्तर और महिलाओं की सामाजिक स्थिति, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ महिलाओं की सामाजिक स्थिति। हम यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा। भारत की हम बात करें यदि हमारे भारत देश की, तो पुराने समय में महिलाओं को समानता के अधिकार नहीं दिए जाते थे। पुराने समय में महिलाएं छोड़िए, सबसे पहले बचपन में ही बच्चे लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था। लड़कों को स्कूलों में भेजा जाता और लड़कियों को चूल्हा चौकी का काम किया जाता था, और एक सोच थी कि लड़का बाहर का काम संभालेगा और लड़कियां अपने घर का चूल्हा चौकी संभालेंगे। लेकिन जैसे जैसे देश और जनता साक्षर होती चली गई, वो ये समझने लग गई कि लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जो कार्य लड़के कर सकते हैं वही कार्य लड़कियां भी कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण आज देखें तो एजुकेशन की बात करें तो उसमें लड़कियां या महिलाएं बाजी मार रही हैं। उसी तरह से हम देखें आज महिलाएं ट्रैक्टर चला रही है, आज महिलाएं वायुयान चला रही है, आज महिलाएं हमारे देश की सेना में भर्ती हो रही है, हमारे देश की सेना को संभाल रही हैं। तो इस तरह से ये सारा कार्य केवल साक्षरता की वजह से संपूर्ण हुआ। जैसे जैसे माता पिता साक्षर होते चले गए, वो ये समझने लग गए कि लड़के और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और साक्षरता की वजह से महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण भी और परिणाम भी है। फिर हम कह सकते हैं कि साक्षरता के कारण से आर्थिक विकास होता है, और आर्थिक विकास साक्षरता की वजह से ही या साक्षरता का ही परिणाम है। अब हम बात करें भारत की। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में हम किसे कहेंगे, या हमारे देश में हम किसे साक्षर व्यक्ति कहेंगे, तो भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करती है। जनसंख्या के उस भाग को प्रतिशत के रूप में सूचित करते हैं जो पढ़ लिख सकता है। इसका अर्थ क्या, देखिए दो विशेषताएं हैं।
7 वर्ष से अधिक हो और जो पढ़ लिख सकता है और साथ साथ जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता भी हो। समझ के साथ अंकगणितीय, जैसे हम बात करें कि शहर में वो सामान लेने चला गया और जितना उसने सामान लिया उस सामान का जैसे उसको पैसे बताए कि भाई 100 रुपये का ये, 50 का ये, 20 का ये, तो उसमें ये योग्यता भी हो कि वो उनका जोड़ करके बता सके कि मुझे कितने पैसे इसको देने हैं या कितने पैसे इससे वापस लेने हैं। तो सीधी सी 3 बातें हैं, 7 वर्ष से अधिक हो, पढ़ लिख सकता हो और उसकी समझ के अनुसार से अंकगणितीय परिकलन हो। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि समझ के अनुसार से हम बात करें तो वो मैथमेटिशियन हो, नहीं, उसके अंदर अपनी समझ के अनुसार वो जोड़ घटा कर सके। अब जो अगली बात करें व्यावसायिक संरचना, या फिर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में व्यावसायिक संरचना के संगठन को विस्तारित रूप से बताइए, उसके ऊपर एक नोट लिखिए। तो व्यावसायिक संरचना की बात करें, व्यावसायिक संरचना का अर्थ है कार्य करने वाले। क्रियाशील जनसंख्या, जैसे कि पहले भी आ चुका है, 1 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रियाशील जनसंख्या किसे कहती है। 15 से 59 आयु वर्ग के जनसंख्या वो कौन सी जनसंख्या में शामिल होती है, तो क्रियाशील जनसंख्या, जिसके अंदर कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, व्यावसायिक परिवहन, सेवाओं, संचार तथा अन्य व्यवसायों में भाग लेती है। इसका अर्थ क्या है कि जो 15 से 59 आयु वर्ग है वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। कोई कृषि का कार्य करता है, कोई वानिकी का, कोई मत्स्य, कोई उद्योगों में कार्य कर रहा है, कोई परिवहन चलाने का कार्य कर रहा है, कोई सेवाएं कर रहा है, जैसे सेवाओं में डॉक्टर, टीचर्स, ये सभी आ जाते हैं, कोई संचार व अन्य व्यवसायों में भाग लेते हैं। तो ये पूरी जनसंख्या क्या है, 15 से 59 वाली व्यावसायिक या कार्यशील जनसंख्या है। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन, अब यहाँ प्राथमिक जो क्रियाकलाप है वो अलग अलग कर दिए। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं में, विनिर्माण को द्वितीय क्रियाओं में, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विषय विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के सूत्रों का एक अच्छा सूचक है। अब देखिए यहाँ आपके सामने 1-1 नंबर क्वेश्चन बन गए। प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन कौन सी क्षेत्र आते हैं, जैसे हम बात करें, पहला क्वेश्चन आ गया प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है, तो कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन प्राथमिक क्रियाकलाप हो गए। दूसरा क्वेश्चन बनता है विनिर्माण या द्वितीय क्रियाकलाप में क्या शामिल होता है। द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो इसमें आता है विनिर्माण, या हम कह सकते हैं उद्योग। फिर आता है तृतीय क्रियाकलाप या सेवाएं कह सकते हैं उसको। सेवाएं क्या है, तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो तृतीय क्रियाकलाप की बात करें इसमें व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं शामिल हैं। और साथ साथ मुख्य रूप से तो हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन है एक और जिक्र कर रखा है कि अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी और वैचारिक के विषय विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो देश या जो क्षेत्र विकसित हो चुका है उस क्षेत्र में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्षेत्रों में कर्मियों की संख्या अधिक पाई जाती है, उनको समायोजित कर सकता है। और यदि अर्थव्यवस्था आज भी आदिम प्रकार की है या उस क्षेत्र का टेक्नोलॉजी विकास नहीं हो पाया है तो उस क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाकलाप में जनसंख्या अधिक संलग्न होती है या प्राथमिक क्रियाकलाप की करने वाले जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का ही विदोहन होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं और आज भी प्राथमिक क्रियाकलाप ही कर रहे हैं। तो आज का जो तीसरा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ करके आगे की तैयारी या एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।